नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है, जिस टॉपिक पर है वो बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं पर आधारित है। तो क्या आपसे मैं कुछ प्रश्न करने जा रहा हूं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई बच्चा अपने जूते के फीते नहीं बांध पा रहा हो? क्या घर में कोई बच्चा अपने शर्ट के बटन नहीं बांध पा रहा हो? या कोई बच्चा जब चाय का या जो खाने का बर्तन पकड़ता है तो उसके बर्तनों में कप जो है वाइब्रेशन रहता हो या कंपन रहता हो, या आपका कोई बच्चा कोई शब्द बोलना चाह रहा हो, या आपसे जहाँ भी आप देख रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में भी आपके मिलने जुलने वाले हों, दोस्त हों, या उनके घर में जो बालक होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो बोलने में जो चीज़ एक्चुअली में उनको प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, जो उच्चारण उनको निकलना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हों, या पढ़ नहीं पा रहे हों, अशुद्ध पढ़ रहे हों, या उल्टा पढ़ रहे हों। आई मीन टू से कि लिखा हुआ है 36 और वो 63 पढ़ रहे हों। क्या आपने ये सब देखा है? अगर देखा है तो दोस्तों, इसका एक नाम है इस प्रॉब्लम का कि इसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। यह सीखने से संबंधी अयोग्यता कहलाती है। और दोस्तों, ये एक ऐसी विकृति है जो बाल्यावस्था से लेकर के और विद्यालय जाने के प्रारंभिक दौर में बालक में पाई जाती है। जनरली ये उस अवस्था में होती है जहाँ पर माँ बाप बच्चों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, केवल वो अपने पालन पोषण और उसके प्यार और स्नेह में ही इतना रहते हैं कि उन्हें उस विकृति का पता नहीं लग पाता। और चूंकि ये एक ऐसी विकृति है जो बहुत ज़्यादा तरीके से इंडिकेट नहीं हो पाती है, दिख नहीं पाती है, तो बहुत देर में पता चलता है। जब बच्चा रेगुलर करता है, आप या पेरेंट्स को किसी को इरिटेशन होने लग जाती है, तब जा कर के पेरेंट्स को पता लगता है कि हाँ, कुछ तो है, कुछ मिस्टेक्स हो रही है और हमें शायद डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी पर। तो ये जो बच्चे हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है, यानी कि जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, आईक्यू लेवल है, वो 90 से ऊपर पाया जाता है। यानी कि यदि इन बच्चों पर स्पेशली कुछ ध्यान दिया जाए तो ये उन बच्चों से भी ज़्यादा कुछ कर पाते हैं जो बच्चे जीनियस कैटेगरी में होते हैं, उनसे भी अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ कोई बहुत बड़ी टेंशन का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। इस विकृति में जनरली बच्चों में क्या होता है, हमें ये पहले डिस्कस कर लेना चाहिए। क्या होता है इस विकृति में? पहले भाषा संबंधी, या फिर कोई तार्किकता संबंधी, गणित संबंधी, या प्रत्यक्षीकरण संबंधी, लिखने, बोलने, देखने, सुनने से संबंधी, या सामाजिकता में घुल मिलने से संबंधी विकृति जो होती है वो बच्चों में डेवलप होने लगती है या पाई जाती है। तो इस तरह की विकृति को हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह विकृति लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाई जाती है। और इस विकृति में एक और बात है कि इसमें जो है स्मरण शक्ति, जिसे हम स्मृति कहते हैं या मेमोरी कहते हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक तो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी STM, और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ये दोनों प्रकार की विकृतियों में भी जो है, दोनों प्रकार की स्मरण शक्ति में या मेमोरीज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यानी कि बच्चा इन दोनों तरह की जो है ये डेवलप नहीं हो पाती है, अपनी पूरी कंडीशन में नहीं आ पाती है जहाँ पर बच्चे को सब चीज़ें याद रहे, या बच्चा किसी तरह की मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह की प्रॉब्लम फील करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल इसमें मेमोरी की डिसेबिलिटी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये डिसेबिलिटी जो है, यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये क्या है। मतलब मैं सीधे अगर मैं बता देता कि लिखने, बोलने, उठने, देखने, फिरने, या वाइब्रेशन, बर्तन पकड़ने में, या कुछ और तरह की जो विकृतियाँ हों,
तो उसके बजाय मैं आपको इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, इसको डिटेल में बताना चाहूँगा कि ये 4 प्रकार की होती है विकृति, लर्निंग डिसेबिलिटी। क्योंकि हमें स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे डीएड में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, जो बच्चे पीजी लेवल पर है, उनके कोर्स में भी ये टॉपिक है। तो मैं कुछ उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो ये प्रॉब्लम जो होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, ये 4 प्रकार की जनरली पाई जाती है, जिसमें डिसलेक्सिया पाया जाता है पहले प्रकार में, और दूसरे प्रकार में जो है डिस्ग्राफिया पाया जाता है, तीसरे प्रकार में डिस्क्लुकुलिया पाया जाता है, और जो चौथी प्रकार है वो डिस्प्रेक्सिया प्रकार की होती है। मतलब इनकी 4 प्रकार हैं जिनके नाम मैंने आपको वर्णित किए हैं या बताए हैं या आपके सामने चर्चा की है। अब अगर हम बात करें कि डिसलेक्सिया में क्या होता है दोस्तों, डिस माने कोई कमी होती है और लेक्सिया का मतलब हो गया पढ़ने से संबंधित। तो पढ़ने से संबंधित जो कमी पाई जाती है या जो डिसेबिलिटी पाई जाती है या जो विकृति पाई जाती है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो डिसलेक्सिया में जनरली होता क्या है कि बच्चे में पढ़ने से संबंधित विकृतियां उत्पन्न होने लगती हैं। ना तो वो अक्षरों को पहचान पाता है, ना वो शुद्ध रूप से पढ़ पाता है, यानी कि जो भी पढ़ता है वो अशुद्ध वाक्य पढ़ता है, अशुद्ध लेटर्स पढ़ता है, और वो उसका सही अर्थ भी नहीं निकाल पाता। उसका जो भी अक्षर पढ़ता है, जो भी शब्द पढ़ता है, उसका सही अर्थ नहीं निकाल पाता। और इससे भी अधिक जरूरी चीज है कि उनका वो सही उच्चारण नहीं कर पाता, सही तरीके से उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता। और सबसे अहम बात यह है कि जो पढ़ने से संबंधी विकृति है वो उस बालक के साथ जीवन भर भी रह सकती है। अगर हम उसको किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट या स्पेशल एजुकेटर के पास नहीं ले जाएंगे तो ये प्रॉब्लम उसके साथ लाइफ टाइम तक रह सकती है। ये होता है डिसलेक्सिया में। अब हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया। तो दोस्तों ये पढ़ने के बाद जो प्रॉब्लम आती है, यानी कि डिस्ग्राफिया जो होती है वो लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है। तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अक्षरों को लिख नहीं पाता है, सही तरीके से लिख नहीं पाता है, या जो वो लिखता है उसका उल्टा लिख देता है। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था तारे ज़मीं पर। उसमें एक बच्चा होता है, उसको जो भी कुछ वो लिखता है या देखता है वो उसको सब कुछ उल्टा दिखता है। तो आपको अगर मैं बताना चाहूँ कि ऐसे बच्चे किस तरह होते हैं, अगर वो उसको कलम लिखना होता है तो उसको कलम को कमल लिख देता है, वो उसमें इस तरह की विकृति पैदा होने लग जाती है। तो क को ई लिख देता है या ई को क लिख देता है। तो ये जो लिखने से संबंधित विकृति है इसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। और ऐसे बच्चे शब्दों को रैंडमली नहीं लिख पाते, क्रमबद्ध रूप से नहीं लिख पाते हैं, और ना ही वो ब्लैक बोर्ड से जब लिखते समय टीचर उनको लिखाते हैं तो उनको उतार पाते हैं अपनी किसी सामग्री में। तो ये एक प्रकार की लेखन से संबंधी डिस्ग्राफिया, लेखन से संबंधी विकृति है। जहां तक हम तीसरी प्रकार की बात करते हैं यानी कि डिस्क्लुकुलिया की बात करते हैं, तो ये दोस्तों गणितीय संबंधी विकृति है। जो बच्चे की मैंने आपकी बात की थी लास्ट टाइम पे कि वो एक फिल्म मूवी है, और तो इसमें क्या है कि ये गणितीय संबंधी विकृति होती है। अगर हम बच्चे को कहेंगे तुम 36 लिखो तो वो 63 लिखेगा। तो या 6 को 3 लिखेगा, या 3 को 6 लिखेगा, या 9 को 6 लिखेगा, या 6 को 9 लिखेगा। तो इस तरह की उसकी जो प्रॉब्लम है गणितीय संबंधी, वो जो प्रॉब्लम है उसको डिस्क्लुकुलिया कहा जाता है। अगर हम बात करें कि डिस्प्रेक्सिया क्या है, चौथी प्रकार, अब लास्ट प्रकार जो है उस पर हम आ जाते हैं, तो वो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये दोस्तों, ये डिस्प्रेक्सिया जो है गति, मूवमेंट से संबंधित विकृति होती है, उसको डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। जहां तक इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बालक जो है
अपनी आँख का जब संचालन करता है तो उसका पूरी मूवमेंट होता है, जहाँ तक वो अपनी गर्दन को घुमा पाता है वहाँ तक घुमा पाता है, तब जाकर उसको सिर को घुमाने के बाद ही उसको कुछ न कुछ वो ऑब्जर्व कर उसका परसेप्शन कर पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम हो जाती है। और भोजन के समय जब वो कुछ पकड़ता है, कोई चाहे वो चम्मच पकड़े या कोई बर्तन की थाली पकड़े या कोई कुछ भी ऐसा पकड़े आइटम जिसमें भोजन रखा होता है, तो बर्तन जो है या जो वो जो जिसमें भोजन रखा होता है वो अपने आप उसमें वाइब्रेशन होने लगेगा, यानी कि मूवमेंट होने लगेगा। तो क्योंकि वो उसका जो न्यूरॉन्स है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसके, हम उसमें बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो उसको प्रॉपर वे में उसका जो है ट्रांसमीटर से जो है कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो उसके कंपन होने लग जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्या बच्चा फीते बांध पाता है शूज के, क्या बच्चा बटन बांध पाता है शर्ट के, तो ये जो मूवमेंट से संबंधित प्रॉब्लम है वो डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। तो इसमें इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि ना तो बच्चा जूते के फीते बांध पाता है, ना शर्ट के बटन बांध पाता है, यहाँ तक कि उसको स्पर्श से संबंधित प्रॉब्लम भी, परसेप्शन से संबंधित प्रॉब्लम भी होने लगती है। यानी कि जैसे ये मानिए कि वो कपड़ा पहनने में, बाल झाड़ने में या नाखून काटने में जो उसका परसेप्शन है, देखने का है, वो जो है वो एक अलग तरह का हो जाता है। तो उसमें आराम से उसको सामने वाले को पता लग जाता है कि बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा वो सोशल एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। और प्रत्यक्षीकरण के अंदर और भी सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि स्पर्श से संबंधित समस्या, स्वाद से संबंधित समस्या या गंध से संबंधित समस्या से संबंधित, ये सब परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जो इसके अंतर्गत आती है। और ये सब प्रॉब्लम एक बालक में उत्पन्न हो जाती है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाती है या सीखने से संबंधित अयोग्यताएं कहलाती है। जहाँ तक हम इसके कारणों की बात करें कि ऐसा क्यों होता है, भाई कोई भी अगर मनोविकृति है या मनोविकृति जो है शारीरिक विकृति है, तो ये क्यों होती है, तो कुछ ना कुछ कारण होते हैं इन सब के। तो इसके कारणों की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला तो बायोलॉजिकल रीज़न में ही आता है, फैक्टर्स में आता है। तो बायोलॉजिकल को अगर हम देखें उसको डिटेल में या आपको बताऊं तो ये एक जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है जो जीन्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। या ये कहूँ कि माता पिता में अगर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत भी है तो बच्चे में होने की चांस रहते हैं, बच्चे में ये प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। तो ये इस वजह से भी एक जेनेटिकली रीज़न इसका होता है। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर के अंतर्गत आता है। इसका अगर हम दूसरा रीजन ढूंढे तो इसका तंत्रिकीय समस्याएं भी होती हैं। जब बच्चा जो है भ्रूणावस्था में होता है तो उसका जो मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है, अगर वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है या उसमें स्ट्रक्चरली कोई कमी रह जाती है, कोई तरह की बनावट में या कोई तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रह जाती है, तो बाद में ये प्रॉब्लम बच्चे में आने लग जाती है। तो ये भी अपने आप में एक कारण है। दूसरा दोस्तों, मैं आपको इसके 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण और बताना चाहूँगा कि बच्चे में ये प्रॉब्लम होने के 3 कारण और भी हैं। एक तो है जन्म से पूर्व के कारण, एक जन्म के समय के कारण और एक जन्म के बाद के कारण। तो जन्म से पूर्व के कारण तो ये है कि अगर माता पिता, माँ जो है, बच्चे की माँ जो है, अगर बहुत अधिक दवाइयाँ ले रही हैं, उसको किसी तरह की शारीरिक प्रॉब्लम है और वो दवा ले रही है, तो उसका भी एक कारण जो है बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी के रूप में आ सकता है। अगर वो मदिरापान करने वाली महिला है तो भी उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है। तो इसीलिए हम डॉक्टर्स ये कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि कृपया भ्रूणावस्था में या प्रेगनेंसी के दौरान जो है किसी तरह की मदिरापान ना करें या अल्कोहल का यूज़ ना करें। और जो नेक्स्ट जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये है कि अगर माँ कुपोषित है या उसको पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पा रहा है, पूरे जो उसको सारे पदार्थ मिलने चाहिए एक जो प्रेग्नेंट महिला को, वो नहीं मिल पाते, तो उनकी कमी रह जाने के कारण भी बच्चे में लर्निंग, बाद में जाके बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये एक अपने आप में एक कारण है।
इसके बाद ये तो हुई जन्म से पूर्व की। जन्म के समय क्या होता है, आजकल बच्चों को ज़्यादातर सिजेरियन केसेस होते हैं। तो सिजेरियन केसेस में क्या होता है, जब बच्चे को ऑक्सीजन, अगर बच्चा जन्म ले रहा है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो भी उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है। और अगर बच्चा बच्चे का जब प्रसव कराया जाता है और उस दौरान कोई भी औजार अगर उसकी जो है सिस्टम, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, अगर उनको प्रॉब्लम हो जाती है, अगर टच कर जाता है या कोई और इंजरी हो जाती है तो भी बाद में लर्निंग डिसेबिलिटी डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह से ये एक रीज़न होता है। अब तीसरा रीज़न है जन्म के बाद। जब बच्चा जन्म ले लेता है या 1-2 वर्ष का हो जाता है तो बाद में जाके कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं कि बच्चा गिर गया या बाइक से गिर गया या सर कहीं किसी ऊंची जगह पे खड़ा है वहाँ से नीचे गिर गया। तो ये सब का कारण जो है, या किसी और वजह से सिर में चोट लग गई, तो ये जो बाद में जो कारण होते हैं ये सिर में चोट लगने के कारण होते हैं और इनकी वजह से भी उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है। तो ये सब कारण जो है, और कभी कभी बच्चे कुछ ऐसे प्रोडक्ट पी लेते हैं जो उनको पता नहीं रहता, जैसे लेड पी लिया हो या पैंट का कुछ उनको पता ही नहीं रहता है और बच्चे कई बार ऐसे चीज़ें ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी उनमें ये लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके ट्रीटमेंट पर, उपचार पर। दोस्तों अभी तक इसका कोई स्थायी उपचार उपलब्ध नहीं हुआ है। जितना भी उपचार किया जा सकता है वो केवल और केवल साइकोथेरेपी, उनके साथ बैठ कर के उनके साइको सेशन उनके साथ चलाए जाते हैं, उनको रेगुलर ऐसी प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो उसमें और अधिक सीखते चले जाएं और अच्छा करने का प्रयास करें। तो इसमें जैसे ही बच्चे को जो है विकृति का पेरेंट्स को पता लगता है, जनरली माँ बाप देर में ये अवेयरनेस की कमी है, हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है। बच्चा अगर फीते नहीं बांध रहा है तो पेरेंट्स को लगता है बच्चा जानबूझकर कर रहा है, बच्चा गुस्सा दिलाने का कोशिश कर रहा है, बच्चा अपनी कोई मांग मंगवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी मनोविकृति जो होती है वो लगातार होने के बाद हम उसको मनोविकृति में काउंट करेंगे। 1-2 बार अगर फिजिकल प्रॉब्लम है, बच्चा जानबूझकर कर रहा है, तो वो 1, 2, 3, 4 टाइम करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन बच्चा पूरे सप्ताह भर में यही कर रहा है कि उससे शर्ट के बटन ही नहीं बन पा रहे हैं, अगर बच्चे के कोई जो है फीते ही नहीं बांध पा रहा है, बच्चा उल्टा सीधा पढ़ रहा है, बच्चे की क्लास से कंप्लेंट आ रही है कि बच्चा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, कि हम उसको लिखाते कुछ और है, वो पढ़ता कुछ और है, तो या उसके जो है होमवर्क पूरा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको इमीडिएट उसको किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है, या किसी स्पेशल एजुकेटर को दिखाना है, या किसी साइकेट्रिस्ट जो आपके नज़दीक की साइकेट्रिस्ट हो उसको एक बार जरूर दिखाना है। और वो आपको रिकमेंड करेंगे, कुछ मेडिसिन भी रिकमेंड कर सकते हैं, और कुछ आपको स्पेशली इसमें साइको सेशन चलते हैं और ट्रेनिंग एक प्रोसेस होता है जिसको पूरा फॉलो करना पड़ता है, जिसमें इसके लिए इसमें ट्रेनिंग स्कूल्स भी होते हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं जहाँ बच्चे को पूरा इस तरह के बच्चों के लिए स्पेशली ऐसे ही स्कूल होते हैं, और उन स्कूलों में इन बच्चों को ट्रेंड किया जाता है और वहाँ इनकी इस डिसेबिलिटी को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो ये स्पेशली पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ पर बच्चे के साथ डिसेबिलिटी डेवलप हो रही है और किस हद तक हो रही है। तो ये जैसे ही ध्यान में आता है पेरेंट्स को, वो तुरंत उनको किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर और साइकेट्रिस्ट को एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए, और जैसा वो कहे उनके अकॉर्डिंग बच्चे को स्कूल का और मेडिसिन का जो है यूज करना चाहिए, ताकि बच्चा सही टाइम पर सही तरीके से कम इस योग्य हो जाए कि वो अपने जीवन को स्वयं जीने लगे। तो दोस्तों मेरा आज का विषय यहीं तक था। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।